अस्सलामुअलैकुम। आज हमने पढ़ना है टीबीएम। टीबीएम जो है वो है ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस। पहले हमने पढ़ा था बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस, आज हम पढ़ेंगे ट्यूबरकुलस मेनिंजाइटिस जो कि आपका 3 स्टार टॉपिक है। टीबी जो है वो बहुत से डेवलप्ड कंट्रीज में अब नहीं पाई जाती बिकॉज ऑफ द वैक्सीनेशन एंड स्क्रीनिंग, लेकिन पाकिस्तान के अंदर इसकी अभी भी काफ़ी ज़्यादा डिजीज़ फैली हुई है बहुत से पेशेंट्स में, क्योंकि डेवलपिंग कंट्रीज़ में जो है वो वैक्सीनेशन भी इसी तरह से नहीं होती। इसके अलावा पेशेंट जो है बहुत सारे कम्प्रोमाइज भी हैं, डायबिटीज़ भी है, तो साथ साथ अगर और डिजीज़ होंगी तो ऐसे पेशेंट जो है मालनरिश जो होते हैं उनको टीबी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी ले रहे होते हैं या फिर एचआईवी होता है उनको अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन में टीबी वगैरह हो सकती है। टीबी जो है वो पल्मोनरी की होती है, पल्मोनरी के बाद वो जो है ब्रेन की, मेनिंजेस की भी हो सकती है, या अक्यूट अगर किसी को टीबी हुआ है तो उससे भी जो है वो टीबीएम हो सकता है। बच्चों में केसेस काफ़ी ज़्यादा आते हैं टीबीएम के। टीबीएम के जो फीचर्स हैं, क्लिनिकल फीचर्स को भी इसी तरह से हम क्लिनिकली ही डायग्नोस करते हैं जिस तरह हम बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस को डायग्नोस करके ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें जो सारे सिम्टम्स होते हैं वो थोड़े से डिफरेंट होती हैं एज कम्पेयर टू बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस के। बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस या पायरोजेनिक मेनिंजाइटिस के अंदर हाई ग्रेड फीवर था, लेकिन इसमें पेशेंट आएगा लो ग्रेड फीवर के साथ हेडेक होगा, नोजिया हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकती है, पेशेंट को बहुत थकावट लेसिट्यूड की कंडीशन में आ सकता है, डिप्रेशन हो सकता है। अगर ये टीबीएम बहुत वर्स कर जाए तो पेशेंट जो है बिल्कुल उसकी बिहेवियर चेंजेस भी आ सकती है, और पेशेंट आगे बताता है कि जो हमारा पेशेंट है उसके रिलेटिव्स बताते हैं कि हमारे पेशेंट जो है वो अजीब अजीब बातें कर रहा है। इट मीन्स कि उसको बुखार है, और बुखार हाई ग्रेड नहीं होता तो उतना सीरियस नहीं लेते, लेकिन जैसे ही ये चीज़ें आती हैं तो फ़ौरन से हॉस्पिटल आते हैं, और हॉस्पिटल आके पता चलता है कि पेशेंट जो है वो टीबीएम में है। लो ग्रेड फीवर बहुत इंपॉर्टेंट है। सब मेनिंजिज्म जो है, साइन ऑफ मेनिंजिज्म SOMI, वो जो है सारे प्रेजेंट नहीं भी हो सकते और हो भी सकते हैं। इसमें अगर कॉम्प्लिकेट हो जाए तो इसमें ओक्यूलर पाल्सीज हो सकती हैं, पेप्टिडेमा हो सकता है, फोकल साइंस आ सकते हैं, और कॉन्शियस लेवल बहुत कम हो सकता है। ये जो है हमारे साइंस हैं जो कि हम उसमें नोटिस करते हैं। सो नेक रिजिडिटी जो है वो इसमें पाई जाएगी। ऐसा पेशेंट आया आपके पास, अब आपने इसे क्या करना है कि इन्वेस्टिगेट करना है। इन्वेस्टिगेशन के लिए जो सबसे इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस है वो है हमारा लंबर पंक्चर। लंबर पंक्चर से हम CSF लेंगे और CSF का कल्चर करवाएंगे। सो हमने जब भी आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस लंबर पंक्चर लिखना है इसके इन्वेस्टिगेशन में, तो आपने साथ लिखना है कि CSF फ्लूइड एग्जामिनेशन। सो इसके एग्जामिनेशन में आपने पॉइंट लिखने हैं कि इसमें ग्लूकोज जो होगा वो कम होगा, प्रोटीन जो है वो ज़्यादा होगी, और अगर हम बात करें वाइट सेल्स की तो वाइट सेल्स में बताया था आपको कि उसमें लिम्फोसाइट ज़्यादा होंगे। सो लिम्फोसाइट जो है वो 52,000 तक इसके अंदर हो सकते हैं, जो कि इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक पॉइंट है। साथ ही साथ आप इसको जो है इसका PCR करवा सकते हैं, इसकी DNA टेस्टिंग करवा सकते हैं। सो इस तरह से जो है आप बैक्टीरिया डिटेक्ट कर सकते हैं। इन केस अगर CSF के अंदर बैक्टीरिया डिटेक्ट नहीं हुआ आपका, अगर हम इसे कल्चर करवाएंगे तो आपको पता है कि इसका कल्चर जो है वो ओरामेन स्टेन या फिनील्स जो होती है उसको स्टेनिंग करवा सकते हैं मीडिया में। अगर उसमें पॉजिटिव नहीं आया लेकिन क्लिनिकल फाइंडिंग सारे टीबीएम की हैं, तब भी आपने ट्रीटमेंट एंटी टीबी वाली ही देनी है। ओके, उसके बाद जो है CT हम करवा सकते हैं पेशेंट के अंदर देखने के लिए कि टीबीएम ज़्यादा कॉम्प्लिकेट तो नहीं होगा, क्योंकि इससे जो है कॉम्प्लिकेशन में फोकल साइंस आती होती हैं। फोकल साइंस का मतलब ये है कि हमारे ब्रेन के अंदर किसी पार्ट का डैमेज हो जाना जिससे नर्व्स इफेक्ट हो जाना, और नर्व्स का जो है बॉडी पे इफेक्ट होना। इसके अलावा हम MRI करवा सकते हैं ये देखने के लिए कि ब्रेन एक्सेस तो नहीं है। हम बाकी चीज़ों को एक्सक्लूड करने के लिए हमने ये तो टेस्ट भी लाजमी करवानी होती हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट भी इसकी इंपॉर्टेंट है। सो ट्रीटमेंट में जो हम देते हैं इसमें, अगर एक पेशेंट आया है आपके पास टीबी वाला, तो आपने उसको जो ट्रीटमेंट देनी है वो देनी है 12 मंथ्स के लिए। 12 मंथ्स के लिए हम एंटी टीबी देंगे। अगर एक पेशेंट न्यूली डायग्नोस्ड है विद पल्मोनरी टीबी तो उसकी जो रिकमेंड रेजिमेंट है वो 6 मंथ्स के लिए है। 2 मंथ्स के लिए जो है वो 4 ड्रग्स देनी होती हैं, फिर 4 मंथ्स के लिए 2 ड्रग्स लेनी होती है। लेकिन अगर हम बात करें टीबीएम की तो इसमें आपने पहली जो ड्रग लेनी होती है वो हमने 4 ड्रग्स देनी होती हैं 2 मंथ्स के लिए, फिर कॉन्टिन्यूएशन फेस होता है उसका, जिसे हमने कंटिन्यू करनी होती है ड्रग्स को, 2 ड्रग्स को, वो आपकी चलती रहती हैं। जो भी आप टीबी के ट्रीटमेंट देती हैं 2 मंथ के बाद आपने उसको कल्चर करवाना होता है
ये देखने के लिए कि उसके अंदर बैक्टीरिया कितने कम हुए हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, ट्रीटमेंट काम कर रही है नहीं कर रही, क्योंकि हमारे इधर जो है वो बहुत से पेशेंट ऐसे भी होते हैं जो कि एंटी टीबी के रेजिस्टेंट हो जाते हैं। तो रेजिस्टेंस चेक करने के लिए भी हमने उसके 2 मंथ्स बाद कल्चर करवाना होता है। तो ये कौन कौन सी ड्रग्स हैं आपने पढ़ी हुई हैं ड्रग्स, यहाँ पे HRGE, सो इस तरह से आपको याद रहेगा। H से कौन सी ड्रग है, आइसोनियाजिड, R से है रिफाम्पिसिन, G से है पायराजिनामाइड, E से है एथम्ब्यूटोल। जो आपके इन्फेक्शियस डिजीज हैं उसके अंदर भी आपने टीबी को याद करना है, वहाँ पे जो है इन ड्रग्स की साइड इफ़ेक्ट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सो यहाँ मैं बताती हूँ मैं आपको कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट इंपॉर्टेंट है इसमें। आइसोनियाजिड का जो है वो हम कहते हैं कि ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती है। सो पेरिफेरल न्यूरोपैथी करवाती है, इस वजह से हमने जो पेशेंट होंगे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे या अडल्ट पेशेंट होंगे या प्रेग्नेंट वुमेन्स होंगे जिनको हम टीबी एंटी टीबी दे रहे होंगे, उनको पायरोक्सिन भी साथ देनी है ताकि न्यूरोपैथी जो है वो थोड़ी सी कम हो उसमें। और ये जो है इसके अंदर इम्पोर्टेंट MCQs भी है आपका। इसके अलावा जो पहले 3 ड्रग हैं ये तीनों ड्रग जो है वो हेपेटाइटिस भी करवाती हैं। सो आपने जब भी किसी को टीबी की डोज देनी है उससे पहले आपने LFTs लाजमी करवा लेने इन्वेस्टिगेशन में, ये देखने के लिए कि बाद में भी हो सकता है कि उसके पहले से डिरेंज हो और आपने मेडिसिन दे दी है, उसके बाद वो पेशेंट आता है आप LFTs करवाते हैं तो उसके डिरेंज आते हैं, तो आपको डिफ्रेंशिएट नहीं होगा कि भाई आया कि ये ड्रग की वजह से है या ड्रग से पहले है। सो ये इम्पोर्टेंट है। उसके अलावा जो हमारी है रिफाम्पिसिन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है, वो ये कि आप जब ट्रीटमेंट देनी है तो पेशेंट से कहना है कि आपका यूरिन और आपके टीयर्स जो है वो ऑरेंज कलर के हो सकते हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। सो याद कैसे करना है इसको, इसमें आइसोनियाजिड में नियाजिड में N आ रहा है, सो N से याद रखने के लिए न्यूरोपैथी करवाता है। रिफाम्पिसिन में R आ रहा है, सो ऑरेंज कलर में भी R आता है, तो हमें याद करना है कि ये जो है ऑरेंज कलर जो है रिफाम्पिसिन से होता है। एथम्ब्यूटोल जो है ना E से है, तो E से याद रखने के लिए आई को इफेक्ट करता है। आई को इफेक्ट करेगा क्या करवाएगा, रेट्रोबल्बर ऑप्टिक न्यूराइटिस करवाता है। सो इस तरह से जो है इसकी ब्लाइंडनेस पेशेंट को हो सकती है, आई का मसला हो, ब्लाइंडनेस हो रही हो, अगर इसको हेपेटाइटिस के साइनस सिम्टम्स आ रहे हो तो आपने उसे कहा कि भेजना है कि फॉलो अप पे रखने पेशेंट को। सो आपने ये ट्रीटमेंट दे दी है उसको 2 मंथ्स के लिए और दोबारा उसका 2 मंथ्स के बाद आपने कल्चर करवाना है और देखना है। इसे हम कहते हैं कि ये इंटेंसिव ट्रीटमेंट है। इंटेंसिव में हमने हाई डोज में दे दी है और जो ये वाला फेज है हम कहते हैं कॉन्टिन्यूएशन डोज, कॉन्टिन्यूएशन फेज में जाती है ये। सो ये जो है इसके अंदर इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा जो है एक और बात कि हमारी जो वैक्सीनेशन होती है टीबी के लिए जो कि बचपन में करवा दी जाती है वो होती है BCG वैक्सीन, जो कि हमारे पास क्या होती है, लाइव वैक्सीन होती है, लाइव अटेनुएटेड वैक्सीन होती है और हमने कैसे देना था, इंट्राडर्मली देनी होती है। कितनी डोज होती है, 0.5 ml इंजेक्ट करते होते हैं राइट आर्म पे। इन 4 ड्रग्स के अलावा आप जो है स्ट्रेप्टोमाइसिन की ड्रग होती है जो कि हम एथम्ब्यूटोल की जगह दे सकते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो 5th ड्रग है लेकिन वैसे रीजन यही होती है, अगर इसे किसी से रेजिस्टेंट हो पेशेंट तो हम यूज़ करते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन जो है वो 8th किडनी नर्व को डैमेज करती है, सो ये जो है ऑटोटॉक्सिसिटी करवा सकती है। ओके, अब हम बात करते हैं कि ये हमने एंटी टीबी जो है इसकी मेन ट्रीटमेंट है जो कि हमने पेशेंट को दे दी है, लेकिन साथ ही साथ वहाँ पे अगर हम देखना है कि उसको ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी दे सकते हैं, इसकी कॉन्ट्रोवर्सिटी है लेकिन हम इसको दे सकते हैं। वेंट्रिकुलर शंटिंग कर सकती हैं क्योंकि TBM की वजह से जो है पेशेंट को एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप कर सकती है जिसे हम कहते हैं हाइड्रोकेफलस। क्योंकि उसके अंदर जो है पेशेंट की CSF जो है वो ज़्यादा हो सकता है, प्रेशर ज़्यादा हो सकता है। सो हम इस पेशेंट को वेंट्रिकुलर शंटिंग कर देंगे CT स्कैन देख के। इसके अलावा पेशेंट को एडिक्वेट हाइड्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, और इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हॉस्पिटल के अंदर वो है आइसोलेशन। पेशेंट को आते ही आइसोलेट कर देना होता है ताकि जो पेशेंट की TB है वो किसी और को इन्फेक्ट ना करे। सो ये इस तरह की ट्रीटमेंट थी इसकी, ये आपने इसको याद रखना है।